हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी यहाँ बहुत अच्छे से हैं। व्लॉग है ट्यूसडे का और मैं यहाँ पे सुबह सुबह घी बनाने लग गई थी क्योंकि पिछले दिन मैंने मक्खन निकाल के रखा हुआ था और एक दिन पूरा हो चुका था। तो मैंने सोचा आज तो सबसे पहला काम जो मुझे करना है किचन में जाते से ही वो घी निकालना है। तो बस मैंने सबसे पहले मक्खन चढ़ा दिया था कढ़ाई में और ये मेरा घी निकल रहा था एक तरफ और दूसरी तरफ मैंने सेकने शुरू कर दिए थे पराठे, जिसके लिए मैं अब आटा लगाऊंगी। आज मैंने सोचा था कि मैं ब्रंच कर लेंगे हम लोग, मतलब नाश्ते में हमने सोचा था कि आज थोड़ा सा लाइट नाश्ता ना लेकर के ब्रंच जैसा थोड़ा सा हैवी हो जाएगा नाश्ता, तो वो लंच और ब्रेकफास्ट के बीच का हो जाएगा कुछ। तो बस मैंने यहाँ पे पराठे सेकने शुरू कर दिए थे और साथ में मैंने जब कल जो सैंडविच बनाई थी ना, तो वो जो मैंने आपके साथ शेयर भी की थी रेसिपी सैंडविच वाली, उसके उस समय पे मैंने कुछ आलू उबाल करके फ्रिज में रखे हुए थे। तो वो आलू ऑलरेडी मेरे पास रखे हुए थे, 3-4 आलू बचे थे उसमें से। तो मैंने सोचा इससे अच्छा क्या हो सकता है कि पराठे के साथ बहुत अच्छे से आलू हो जाएंगे। सूखे आलू और पराठा का कॉम्बिनेशन हमेशा से ही मुझे बहुत पसंद है, घर में सभी को बहुत अच्छा लगता है, बच्चों को तो स्पेशली अच्छा लगता है। और आटा मैं एकदम प्लेन ही लगा रही थी, कुछ डाला नहीं था इसमें मैंने, बिल्कुल सादा आटा लग रहा था, सादे पराठे बनेंगे इसके। और देखिए आटा मैं शुरू से ना एक ही हाथ से गूंदती हूँ, आप शायद नोटिस कर रहे होंगे। हमेशा से मेरी आदत रही है, आटा जब भी मैंने गूंदा है तो एक ही हाथ से गूंदा है, दूसरा हाथ कभी यूज़ ही नहीं किया। मुझे अब वही कन्वीनियंट लगता है और वही हैबिट हो चुकी है कई सालों से, पिछले यानी मान के चलिए 10 साल से मैं यही कर रही हूँ और फटाफट हो जाता है एक हाथ से जब गूंदती हूँ। तो दोनों हाथ से मैं आटा गूंद ही नहीं पाती हूँ। और ये जो आटा मैं लगा रही हूँ ना, इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी क्योंकि ये जो आटा मैं यूज़ करती हूँ ये चक्की का आटा होता है। हम चक्की पे जाते हैं और गेहूँ जो होते हैं उनको पिसवा करके हाथों हाथ फ्रेश आटा पिसता है वहाँ पे। तो बेस्ट गेहूँ यूज़ करते हैं हम लोग, मेरे ख्याल से ये शरबती गेहूँ होता है या चंदौसी, इन दोनों में से एक कुछ नाम है इनका। आप बताइएगा दोनों में से कौन सा बेस्ट होता है। वही है जो भी मैं उनको बोलती हूँ चक्की वाले भैया को कि जो बेस्ट है ना वो दीजिएगा, और वही वो पीस करके उसका आटा देते हैं मुझे। और उसकी खुशबू ही अलग होती है। आप जो ये जो सुपरमार्केट्स और ये ग्रोसरी स्टोर से जो आटे लेते हैं ना पैकेट वाले, इनमें वो ना खुशबू होती है ना इनका वो टेक्सचर होता है। आप भी कोशिश करिए कि आप जहाँ तक हो सके या तो आप खुद का एक चक्की ले सकते हैं घर पे ही। आजकल तो चक्कियाँ लोग ले लेते हैं घर पे, आटा चक्की मिलने लग गई है। लेकिन अगर पॉसिबल नहीं हो पा रहा है वो, तो आप कोशिश करिए आपके घर के आसपास ज़रूर कोई ना कोई आटा चक्की होगी, तो वहाँ पर जाके फ्रेश गेहूं का आटा पिसवाएंगे ना, उसकी बात ही अलग होती है, वो बहुत हेल्दी होता है। और यहाँ पे मैं घी भी चेक कर रही हूँ क्योंकि घी मेरा जो रहता है ना वो मैं हमेशा चेक करती रहती हूँ जब भी मैं कढ़ाई में चढ़ाती हूँ। तो जहाँ तक पॉसिबल होता है मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी कढ़ाई जले ना, और नहीं जलती है हमेशा इसी तरह से घी मेरा बन जाता है बिना कढ़ाई काली हुए। मुझे घी बनाना अच्छा लगता है क्योंकि काली एक बार हो गई कढ़ाई तो बहुत मुश्किल होता है उसको हटाना। मुश्किल ना भी होता हो तो वो अच्छा नहीं लगता है, काला काला कढ़ाई पे चिपक जाता है। कोशिश यही होनी चाहिए हमारी कि घी जब हम बनाएं तो बिल्कुल ना लगे कढ़ाई पे और ज़्यादा वेस्ट कोई ना निकले उस घी के अंदर से। जो वेस्ट है वो इतना ही निकले जितना कम से कम पॉसिबल हो सकता हो। और यहाँ मेरे आलू बनना भी शुरू हो गए थे। मैंने फ्रिज में से आलू निकाल लिए थे और कढ़ाई में ले लिया था थोड़ा सा तेल सरसों का, उसमें मैंने डाला था मेथी दाना, जीरा, हींग और आलू डाल दिए थे। उसके बाद मैंने ऊपर से थोड़ा सा नमक और हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है और थोड़ा सूखा धनिया भी डाल लिया था। बस इससे ज़्यादा मसाले मैं नहीं डालूँगी। मसाले कोशिश करिए जितने कम से कम हो, तेल जितना कम से कम हो आपकी सब्ज़ी में, उतनी सब्ज़ी का टेस्ट अच्छा होगा।
आप चाहे सूखे आलू बना रहे हो, चाहे कोई लटपटी सब्ज़ी बना रहे हो, चाहे ग्रेवी वाली बना रहे हो, कोई भी सब्ज़ी हो, आप कोशिश करिए मसालों का कम से कम इस्तेमाल करें और सब्ज़ी का ओरिजिनल फ्लेवर उठ कर के आने दें। और यहाँ मैंने शुरू कर दिया था सेव का पराठा बनाना, क्योंकि कबीर को बहुत पसंद है सेव का पराठा और वो अक्सर बोलता रहता है कि मम्मा मुझे सेव का पराठा खाना है। तो वो आ गया था स्कूल से, तो फटाफट मैं पराठे सेक ही रही थी, तो मैंने सोचा इसके लिए सेव का पराठा बना देती हूँ। और ये भी बहुत ही आसान है, बस नॉर्मली जैसे आप पराठे बनाते हैं उस पर आप तेल या बटर या घी जो भी लगाया आपने पराठे पे, उसके ऊपर सेव डाल लीजिए और बस स्क्वायर फोल्ड कर लीजिए उसको और बेलना शुरू कर दीजिए। स्क्वायर ही फोल्ड करेगा, क्योंकि गोल करेंगे तो सेव एक तरफ इकट्ठा हो जाएगी और अच्छे से बनेगा नहीं पराठा आपका। तो स्क्वायर ही फोल्ड करिएगा, चारों साइड से पराठा फोल्ड करके फिर इसको बेलिएगा। और वैसे भी आप अगर सेव का पराठा बना रहे हो, चाहे आलू का पराठा बना रहे हो, कोई भी पराठा बना रहे हो, स्टफ्ड पराठा बना रहे हो अगर, तो कोशिश करा करिए, अगर आप बिगनर हैं तो फिर बिल्कुल पक्का ही ये करा करिए कि आप स्क्वायर फोल्ड करिए पराठे को, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप ऑलरेडी बहुत सालों से कुकिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको कोई भी शेप का पराठा बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर शुरुआत कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि स्क्वायर फोल्ड करें और ईज़िली आपकी स्टफिंग अंदर ही रहेगी, बाहर नहीं निकलेगी। और ये देखिए मैंने खाना शुरू कर दिया था, मुझे भी बहुत तेज़ भूख लग रही थी। और ये जो सूखे आलू होते हैं ना, ये देख करके और पराठा देख करके तो वैसे ही मुझे मतलब ये दोनों मुझे मिल जाए ना तो बस फिर तो मुझे कुछ और चाहिए ही नहीं होता है। और साथ में मेरे पास अचार भी था। और शाम को मैं और सुदीप जी निकल गए थे सिज़लर खाने, हमारे फेवरेट रेस्टोरेंट में। एक्चुअली सोहम और कबीर का तो एग्ज़ाम था, लास्ट एग्ज़ाम था उन दोनों का, तो वो तो बिज़ी थे घर पे, अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे थे और वो आ नहीं सकते थे उस समय पे, क्योंकि उनका कुछ चल रहा था, कोर्स ख़त्म नहीं हुआ था उनका। और हम दोनों उस समय पे बिल्कुल फ्री थे और सुदीप जी ने छुट्टी भी ली हुई थी आज, तो हमने सोचा कि चलो फिर आज अपना एक बढ़िया सिज़लर खा के आते हैं, जो बहुत दिनों से ड्यू था। मैं कब से सोच रही थी, क्योंकि ठंड शुरू होते ही ना सिज़लर की याद आने लगती है और ठंड में ही सिज़लर सबसे अच्छा भी लगता है। सिज़लर के बाद हमने ट्राई किए थे कुंग फू रोल, और इसके अंदर पनीर, टोमेटो और अनियन, इन सब की कुछ स्टफिंग थी, खट्टी मीठी सी स्टफिंग थी, बहुत अच्छे थे ये भी। अब आया ना मजा, भाई ड्रिफ्ट होता है वो कंट्रोलर, लिटरली काम आती है इसलिए मैं आता हूँ फीफा में। और ये देखिए मैंने मंगाया है ये टोस्टर, ये है इसका टॉसा करके कोई है कंपनी, पर ये कोई लोकल कंपनी लग रही है मुझे मालूम नहीं है इस कंपनी, ये ब्रांड के बारे में कुछ, पर ये बिल्कुल नॉर्मल सा वो जो टोस्टर होता है ना ब्रेड वाला जो पहले आता था, ये वो वाला है। और इसको मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था, अभी अमेज़ॉन से डिलीवर हुआ है आज ही। मैं आपको दिखाती हूँ खोल के। है ये नॉर्मल से वो जो स्कूल डेज में हम लोग सैंडविचेस लेकर के जाते थे, इसमें आपको याद होगा, बस ये अब नॉन स्टिक बेस हो गया। उस समय पे तो एल्युमिनियम स्टील के रहते थे। तो इसमें ना अभी कल परसों ही मैंने यूट्यूब पे किसी को देखा था ये सैंडविचेस बनाते हुए, इसमें तो मेरी इच्छा हुई, तो मैंने सोचा यार अब मैं इसमें बनाऊंगी सैंडविच। बहुत समय से ये वाली सैंडविच खाई नहीं है, तो ये अब यूज़ करेंगे इसको। बहुत ही प्यारी सैंडविचेस बनती है इसमें, गोल मटोल सी, और टिफ़िन के लिए बहुत अच्छी होती है।
और मैंने चढ़ा दिया है दूध गर्म होने के लिए, इसलिए क्योंकि सब लोग पियेंगे अभी हॉट चॉकलेट। मैं, कबीर, सोहम, हम तीनों तो हॉट चॉकलेट पियेंगे। सुदीप जी नहीं पीते तो वो शायद गरम सादा दूध लेंगे या तो फिर चाय वाय लेंगे कुछ। और हम जब वापस आए तो हमको बाहर से आते आते बहुत देर हो गई थी, मतलब 8 बज गए थे। हम एक राउंड पे निकल गए थे और बाहर अच्छी खासी ठंड थी, मतलब आज इतना ज़्यादा हवा चल रही थी, अच्छा खासा हवा चल रही थी। अंदर मैंने सब खिड़की दरवाजे भी बंद किए हुए थे, उसके बाद भी अच्छी खासी हवा आ रही थी अंदर, मतलब बहुत अच्छा ठंडा माहौल था पूरा। टेम्परेचर काफ़ी लो था आज। तो ये हॉट चॉकलेट ऐसी होती है, जब भी इस तरह की ठंड होती है तो हम लोग बहुत इन्जॉय करते हैं हॉट चॉकलेट पीना। तो मैंने चाय वाय तो कैंसिल की, मैंने हॉट चॉकलेट बनाई बच्चों के लिए भी और अपने लिए भी। और सुदीप जी की भी आज छुट्टी थी तो उनका भी ये था कि क्योंकि हम लोग तो रोज़ पीते ही हैं शाम को बैठ करके हम तीनों हॉट चॉकलेट, लेकिन सुदीप जी घर पे थे तो उनके लिए भी आज थोड़ा सा हॉट मिल्क तैयार हो गया था। वो चॉकलेट तो नहीं लेते हैं, पर हाँ उन्होंने हमारे साथ देने के लिए दूध ले लिया था गरम। काउंट करना 8 होनी चाहिए, थोड़ी बड़ी बड़ी। थोड़ी बड़ी बड़ी ले, ये ले, थोड़ी सी और ले, 2 और ले, बड़ी बड़ी। संतरे भी आ गए हैं छोटे छोटे। वो एक और येलो रोज। और ये है वेडनेसडे मॉर्निंग। वेडनेसडे को भी सुदीप जी ने छुट्टी ली हुई थी तो हम लोग थोड़ा रिलैक्स्ड मूड में थे। और यहाँ मैंने चढ़ा दी थी अदरक और तुलसी वाली चाय। सबकी इच्छा हो रही थी अदरक तुलसी की चाय पीने की। साथ में मैं बना रही थी मटर पोहा। मटर पोहा बहुत टेस्टी होता है, इसके लिए मैंने 2 चम्मच तेल ले लिया था सरसों का। उसके अंदर डाला मैंने हींग, थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ी सी राई, और उसके बाद मैंने जो थोड़ी तैयारी करके रखी हुई थी, थोड़ा बारीक बारीक हरी मिर्च काट कर रखी हुई थी, थोड़े से आलू काट कर रखे हुए थे, थोड़े से बारीक बारीक प्याज काट के रखे हुए थे। और ये सारी चीज़ें पोहे में जो डलती हैं वही, बस वो डालना शुरू कर दिया था। और इनको थोड़ी देर अच्छे से भूनने के बाद ढाँक करके रख दूँगी मैं, ताकि आलू पक जाएँ। पोहा बहुत ही क्विक बनने वाला नाश्ता होता है और हमारे यहाँ तो ये सबका फेवरेट ही है। सुदीप जी को तो इतना पसंद है कि आप उन्हें रोज़ पोहा दे दें नाश्ते में तो वो रोज़ खा सकते हैं पोहा, लिटरली रोज़ खा सकते हैं। मुझे भी पसंद आता है, लेकिन मुझे हम इंदौर में रहते हैं तो इंदौरी स्टाइल का जो पोहा होता है वो इतना ज़्यादा पसंद नहीं आता। जो मैं घर पे बनाती हूँ मटर वाला पोहा, ये मुझे बहुत पसंद आता है। ठंड में यूजुअली हम इस तरह से मटर वाला पोहा बना लेते हैं, और जब गर्मियाँ होती हैं तब मैं जो मटर स्टोर करके रख लेती हूँ फ्रीज़र में, तो वो जो फ्रोज़न मटर होते हैं ना वो डालकर बनाते हैं हम। तो मटर पोहा तो हमारे यहाँ साल भर ही खाते हैं हम लोग। बस मेरा पोहा तैयार था। अब कुछ देर के लिए बस इसको स्टीम में ही होने के लिए रख देंगे हम, और बहुत ही नरम और फ्रेश निकलते हैं स्टीम में। अगर आप उसे 5 मिनट के लिए भी छोड़ देंगे ना पोहा को, जब तक आप अपना नींबू वीबू काट लीजिए और सेव लेकर आ जाइए, तैयारी कर लीजिए, बस उसके बाद ढक्कन हटाएंगे तो पोहा बहुत ही नरम हो चुका होगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट करेगा और उसका टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाता है।
एक इंग्रेडिएंट जो मैं शुरू में आपको बताना भूल गई थी वो है सौंफ। सौंफ ज़रूर डालिएगा। और लंच में मैं बना रही थी कटहल। इसकी रेसिपी दूंगी मैं आपको। यहाँ मैंने कुकर में ले लिया है थोड़ा सा पानी। पानी में मैंने डाला है थोड़े सा अदरक के पीसेस छोटे छोटे काट के, थोड़ा सा हल्दी, नमक, काली मिर्च और हरी मिर्च। इसके बाद जो मैंने ला करके रखा हुआ था फ्रिज में वो डाला और बस हम कुकर को एक सीटी दे देंगे। बस एक सीटी देने के बाद मैंने कुकर खोल लिया है और इसमें से जो कटहल है वो बाहर निकाल लिया है। ऐसा हमने इसलिए किया है कि ये जो पानी होता है ना, जिसमें हमने हल्दी, नमक और काली मिर्च और ये अदरक डाला था, हरी मिर्च, तो इन सब से कटहल के अंदर एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर पहले से ही आ जाता है। तो बस ये हम कटहल बाहर निकाल कर के रख लेंगे एक जगह पे। और ये जो पानी है इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसको भी हम बहुत अच्छे से संभाल के रखेंगे। ये हमारी रेसिपी में आगे काम आएगा। ये 70% तक पक चुका है, ऑलमोस्ट 70% मान के चलिए पक चुका है। और ये पानी जो है ये फेंकना नहीं है, जिसमें हमने कटहल उबाले थे ना, इसको बिल्कुल फेंकेंगे नहीं हम, इसको हम यूज़ करेंगे। और कुकर में हमने ले लिया है थोड़ा सा तेल। इसमें हम फ्राई करेंगे जो कटहल हमने उबाले थे वो। कटहल को हमने पहले उबाला और उसके बाद अब हम उसे फ्राई करेंगे। उबाला तो हमने इसलिए था कि थोड़ा सा उसका कच्चापन चला जाए और ऑलमोस्ट 70% तक हमें उसे कुक करना था। अब जब हम इसे फ्राई कर रहे हैं तो फ्राई इसलिए कर रहे हैं कि कटहल का टेक्सचर चेंज हो जाता है। फ्राई हम करेंगे मीडियम हाई हीट पे, ज़्यादा लो हीट नहीं होनी चाहिए उसकी, मीडियम हाई हीट रखिएगा ताकि उसका कलर थोड़ा सा अच्छा उभर के गोल्डन कलर आए और टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाता है कटहल का जब हम उसको फ्राई करते हैं। तो बस फ्राई करके उसको बाहर निकाल लीजिए और उसी ऑयल में हम ग्रेवी तैयार करेंगे। ग्रेवी के लिए हमने ली है यहाँ पे एक तेज पत्ता, थोड़ी सी दालचीनी, 4-5 लौंग, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ी सी छोटी इलायची और एक बड़ी इलायची। अभी खड़े मसाले हमने ऑयल में डाल दिए हैं गरम करने के बाद ऑयल को। और मैंने यहाँ पे सरसों का तेल यूज़ किया था। अगर कोशिश करिएगा कि आप भी सरसों का तेल ही यूज़ करें, उसका जो फ्लेवर आता है कटहल में वो बहुत ही अलग आता है। इसके बाद मैंने डाल दिया इसमें जो प्याज मैंने काट के रखे थे, लगभग मैंने 4 से 5 बड़े प्याज लिए हुए हैं। इनको मोटा मोटा ही काटा है मैंने, कोई पतला काटने की ज़रूरत नहीं है, ना छोटे टुकड़े करने की ज़रूरत है। बिल्कुल रैंडम मोटा मोटा काट लीजिएगा प्याज, करीब 4 से 5 प्याज। और मैंने 10-12 कली लहसुन के लिए हैं, वो भी बड़े बड़े ही लिए हैं, कोई बारीक बारीक नहीं किया है इसको। ऐसे के ऐसे ही हम ऑयल में डाल देंगे इन्हें। साथ में मैंने ले लिया है डंठल वाली धनिया। डंठल आने दीजिएगा, डंठल आना ज़रूरी है इसके अंदर। धनिया पत्ता भी आ जाए थोड़ा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। धनिया के साथ लिया है थोड़ा सा अदरक भी। अदरक का टुकड़ा मैंने अच्छे से कूट लिया था उसको, चाहे तो पेस्ट भी ले सकते हैं। अदरक और धनिया डालने के बाद मैं अब ले लूँगी एक टमाटर। एक टमाटर को भी मैंने बिल्कुल रैंडम चंक्स में काट करके डाला है, कोई ज़रूरत नहीं है बारीक करने की या प्योरी बनाने की। इसी तरह से रैंडम चंक्स करिए टमाटर के और डाल दीजिएगा इसमें। अब ये जो हमारा मसाला है, जो हमने ये सारी चीज़ें ली हैं, इनको हम थोड़ी देर भूनेंगे। थोड़ी देर भूनेंगे तब तक जब तक ये जो हमारे टमाटर हैं ये अच्छे से थोड़े से सॉफ्ट ना हो जाएं। जैसे ही ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे हम इसमें डालने शुरू कर देंगे थोड़े से मसाले, जिसमें मैंने लिया है हल्दी,
थोड़ा सा नमक, थोड़ा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ताकि उसका कलर बहुत अच्छा है सब्ज़ी का, थोड़ा सा गरम मसाला। अगर आपके पास मीट मसाला हो तो वो भी आप डाल सकते हैं। मीट मसाला बहुत ही अलग फ्लेवर दे देता है कटहल को। थोड़ा सा सूखा धनिया भी डाला है मैंने इसमें। अब ये सारे मसालों को हम अच्छे से भून लेंगे जब तक कि मसालों का जो रॉ टेस्ट है वो चला नहीं जाए। मैंने एक लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च और एक हरी मिर्च भी डाली थी। ये ऑप्शनल है, आप अगर थोड़ा स्पाइसी खाना चाहें कटहल तो डाल सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। इसके बाद मैंने वो जो पानी जिसमें कटहल उबाला था मैंने शुरुआत में, जो मैंने साइड में रखने को बोला था, वो डाला है थोड़ा सा। और बस वो डालने के बाद 2 से 3 सीटी हम इस पूरे मिक्सचर को दे देंगे। और जैसे ही आप कुकर का ढक्कन हटाएंगे आप देखेंगे कि आपका जो मिक्सचर था वो पूरी तरह से गल चुका है। सारी चीज़ें, प्याज, टमाटर वगैरह जो भी आपने डाला था, अच्छा खासा गल चुका है। अब जो बचा हुआ पानी इसमें हमें दिख रहा है ना, तो ये पानी हम खुला कुकर में ही उड़ा सकते हैं और इसे हमें अच्छे से उड़ाना ही पड़ेगा क्योंकि हमें चाहिए है बिल्कुल बढ़िया वाली ग्रेवी। तो ये पानी जो मॉइस्चर है ये हम सारा फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम हाई पे रख के और इसको पूरा उड़ा देंगे पानी को। फ्लेम मेरा मीडियम हाई पे है। मैंने इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी भी डाल लिया है और मैं लगातार इसको चला रही हूँ। बीच बीच में थोड़ा सा रुक भी जाती हूँ मैं। जब तक मेरा पानी पूरी तरह से सूख न जाए तब तक मैं इसको इसी तरह से अटेंड करूँगी। और देखिए हमारी ग्रेवी ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। बस जैसे ये तेल छोड़ना शुरू कर देना, अब इस स्टेज पे हम डाल देंगे कटहल जो हमने फ्राई करके रखे हुए थे और पूरी ग्रेवी में इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। बस हमारे कटहल अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब इसके अंदर मैं डालूंगी थोड़ा सा नॉर्मल पानी। वो पानी नहीं डालेंगे हम जो हमने पहले से कटहल को उबालने के लिए यूज़ किया था। बिल्कुल सादा पानी डाला है मैंने इसमें थोड़ा सा और इसको मैं ढक करके 1 सीटी दूंगी। बस 1 सीटी से ज़्यादा मत दीजिएगा और आपका कटहल रेडी हो जाएगा। और ये देखिए हमारा कटहल बनके एकदम तैयार है। कुकर का ढक्कन मैंने हटा दिया है और इसको अच्छे से एक बार हिला लूँगी मैं। पूरा कंसिस्टेंसी वैसी ही आई है जैसी मुझे चाहिए थी, बिल्कुल परफेक्ट रेडी हुआ है ये। तो मैंने इसके ऊपर डाल दिया है हरी धनिया और अब ये रेडी टू सर्व हो चुका है। इसके साथ मैंने बनाई थी रुमाली रोटी। रुमाली रोटी की रेसिपी मैं आपको किसी और वीडियो में दूंगी, अभी देती तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता। कमाल के बने, एकदम हर चीज़ परफेक्ट है और इतनी ही ग्रेवी होना चाहिए इसमें। बहुत अच्छा है, गरम है।